नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें से आज हम लोग आपातकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जो उपबंध हैं उनको देखेंगे। इसमें से हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में वर्णित हैं, इनको भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि जनजाति परिषद हो गया या पूर्वोत्तर परिषदें हो गई, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको भी हम इसी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 कंडीशन है जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली कंडीशन है कि कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए हमारे देश पे। दूसरी कंडीशन है कि युद्ध हो जाए, युद्ध की स्थिति। और तीसरी कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ये 3 ही कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन से आपातकाल हमारे देश में लग सकता है, जो कि राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कब राष्ट्रपति शासन देश में लग सकता है। 360 है तो 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, वित्तीय आपात। ठीक, और अनुच्छेद 355 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ये केंद्र का कर्तव्य होगा कि जो राज्य होते हैं उनको बाह्य आक्रमण तथा युद्ध से मतलब बचा करके रखे, संरक्षित रखे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 355 में कहा गया है। इस प्रकार ये चार के चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो आंतरिक मतलब सशस्त्र विद्रोह है, ये संविधान में शुरुआत में नहीं जुड़ा हुआ था। आंतरिक अशांति शब्द का वर्णन किया गया था, इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो यही पूछा है किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह है, तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक, अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसे लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान। इसका रीजन क्या है कि इसमें संविधान के बहुत बड़े हिस्से में चेंजेस किए गए थे इस संशोधन के माध्यम से। ये कब किया गया था? तो 1976 में। तो ये याद रखिएगा, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि इसमें प्रस्तावना में जो एकमात्र बार चेंज हुआ है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया गया था। ठीक, 52वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, ये 1985 में हुआ था। और इधर 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो मत की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। आपातकाल से संबंधित जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक, तो ये कूट के रूप में दिया गया है। जो कथन है यानी असर्शन, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका कारण दिया गया है कि यह प्रावधान हर प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल में लागू होता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 358 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो ये जो अनुच्छेद 19 के तहत हमको स्वतंत्रताएं मिली हुई है मौलिक अधिकार के रूप में, तो ये अपने आप निलंबित हो जाती हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि अपने आप ये स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं, स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित होता है। बस लेकिन इसमें कंडीशन है कि 2 ही शर्त होती हैं।
अगर आपातकाल युद्ध के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण लगा है तभी आर्टिकल 19 निलंबित हो गया, यानी तभी हमारी स्वतंत्रताओं का हनन किया जा सकता है। बाकी अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगता है तो ये नहीं हो सकता, जबकि इसमें कारण में दिया कि हर प्रकार के आपातकाल में, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार नहीं है? तो अभी हमने पीछे देखा था, युद्ध कारण है, बाह्य आक्रमण के कारण भी लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण भी लग सकता है, जबकि चौथा दिया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर होती है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है तो संसद द्वारा कितने समय के भीतर इसको अनुमोदित करना आवश्यक है? मतलब जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो संसद में इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, अगर संसद अनुमोदित नहीं करेगी तो आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये अवधि संविधान में 1 महीने दी गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर संसद को इसको अनुमोदित करना आवश्यक होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 1 महीना है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। तो जो कथन है कि अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन राष्ट्रीय काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसका कारण दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन में इन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इनको समझते हैं क्या है। तो अनुच्छेद जब हमने देखा था 358, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा एक बार। इसमें क्या है कि जो 358 था, इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, और 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है। जबकि आर्टिकल 359 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो बाकी के मूल अधिकार हैं तो इनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ये अपने आप निलंबित नहीं होंगे, इनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है इसको किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब 359 में इस चीज का प्रावधान किया गया है। और ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, यानी ये कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 358 और 359 दोनों के दोनों आर्टिकल। ठीक है, 358 में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। 359 में कहा गया है कि बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं इनको राष्ट्रपति 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद में किस प्रकार के बहुमत से स्वीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है विशेष बहुमत, ऑप्शन सी है पूर्ण बहुमत, ऑप्शन डी है सर्वसम्मति। तो जो ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है तो संसद द्वारा इसे विशेष बहुमत से ही स्वीकृति दिया जा सकता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? जितने उपस्थित होते हैं, एक तो पहले जितने इनका बहुमत चाहिए, फिर जो उपस्थित होते हैं और जो मत करते हैं इनका 2/3 बहुमत जरूरी होता है, तो इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और ये किस लिए रखा जाता है? ताकि लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहे। ठीक, तो विशेष बहुमत से ही इसको स्वीकृत किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसकी लिखित सलाह पर घोषित, राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो उद्घोषणा करते हैं तो किसकी लिखित सलाह पर करते हैं? या प्रधानमंत्री की, या मंत्रिपरिषद की, लोकसभा अध्यक्ष की, कि राज्यसभा के सभापति की? तो ये मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कथन है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है, इसका कारण दिया गया कि संविधान राष्ट्रपति को पूर्ण विवेकाधिकार देता है, तो पूर्ण विवेकाधिकार तो नहीं देता है, और यह न्यायिक समीक्षा से परे भी नहीं है। एक बम्बई मामला हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भी कर चुका है इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 14 का निलंबन, अनुच्छेद 19 का निलंबन, अनुच्छेद 21 का निलंबन या अनुच्छेद 32 का निलंबन। तो ये जो आर्टिकल 358 है तो हम पीछे ही देख चुके हैं कि आर्टिकल 19 का निलंबन इसके माध्यम से किया जाता है, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसका किया अपने आप निलंबन हो जाता है 358 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। क्या संसद को भंग कर सकते हैं, या न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं, या संविधान समाप्त कर सकते हैं, राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा, क्योंकि 359 में प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जिस मामले में आप न्यायालय जा सकते थे, तो इसमें आप नहीं जा सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो यानी न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। इसका कारण दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कभी कोई वित्तीय संकट उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इस कारण से वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है कि भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि भारत में कभी वित्तीय संकट आया ही नहीं है। वित्तीय संकट आया है, लेकिन ऐसी कभी कंडीशन नहीं बनी जिस कारण से वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, यानी मौलिक अधिकार कौन सा है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15-16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 और 26। तो जो ऑप्शन बी है सही उत्तर है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऑप्शन 14, अगर अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें समानता की बात कही गई है, समानता। ऑप्शन 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन 15 अगर देखा जाए, इसमें भी अनुच्छेद 15 में भी समानता की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी कारण से मतलब असमानता नहीं हो सकती, न तो आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 16 में क्या प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 16 में कि अवसर की समानता की बात कही गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार। तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है तो ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब, तो एक तो 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था तब लगाया गया था, एक तो 1971 में जब बांग्लादेश बनाया गया था तब, और एक 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय लगाई गई थी। ये सबसे ज्यादा विवादित रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका कारण क्या है कि लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि साधारण बहुमत से सिर्फ लोकसभा ही है जो इसको निरस्त कर सकती है। तो राष्ट्रपति निरस्त कर दे या लोकसभा साधारण बहुमत से इसको निरस्त कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और ए इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है कि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। तो हम पहले ही देख चुके हैं जो राष्ट्रपति शासन है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, ये कब लगाया जाता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक जो तंत्र है तो जब विफल हो जाता है किसी राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति शासन 365 के तहत भी एक प्रावधान किया गया है कि जब केंद्र के निर्देशों को राज्य नहीं मानता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 365 में भी उल्लेख है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, 360 हमने पहले ही देखा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 355 का संबंध किससे है। वित्तीय अनुशासन,
केंद्रों का राज्यों की रक्षा का कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये केंद्र का राज्यों की रक्षा का कर्तव्य है, क्योंकि केंद्र का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है 355 में, केंद्र का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों को सुरक्षित रखे। ठीक, तो याद रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान 155 में किए गए हैं, और वित्तीय अनुशासन से संबंधित कोई आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को विशेष विनियमन या रेगुलेशन बनाने की शक्ति है, ये कथन है। ठीक है, इसका कारण क्या दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य कानूनों को संशोधित या अपवर्जित किया जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये कह क्या रहा है, पांचवी अनुसूची जब हम देखें तो इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्रों का संरक्षण की बात कही गई है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। इसके में प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो कानून है इन पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, राज्यपाल इसको विनियमित या संशोधित कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये इसकी व्याख्या भी करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें से असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम की जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। ना कि राष्ट्रपति शासन प्रारंभिक रूप में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्ट है, इनको समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रपति जो प्रारंभिक रूप से राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, और इसको 6 6 महीने करके 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। यानी एक राज्य में मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, 1 वर्ष से ज्यादा, यानी 6 6 वर्ष महीने करके तो 2 बार से ज्यादा आपको बढ़ाना है, तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है, इसी कंडीशन में आप बढ़ा सकते हैं। या तो देश में पूरे में या किसी पार्ट में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या कि चुनाव आयोग ये कह दे कि इस राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी यहाँ पे चुनाव कराया जा सकता है, तभी आप 1 वर्ष से ज्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमने पीछे कई बार डिस्कस किया कि वित्तीय आपातकाल 360 में वर्णित है, और अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इसका कथन है कि छठी अनुसूची स्थानीय स्वायत्त शासन को बढ़ावा देती है। इसका कारण है कि क्योंकि इसमें स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की व्याख्या होती है, यानी व्यवस्था होती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। छठी अनुसूची देखें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के मतलब संरक्षण की बात कही गई है, और इसमें एक अलग स्वायत्त जिला परिषद 30 सदस्यों की बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा छठी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है। कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिल जाती हैं। राज्यों के वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भंग कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, चुनाव आयोग को भंग कर सकते हैं, या संविधान को निलंबित कर सकते हैं। तो संविधान को निलंबन करने का कोई अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को भी भंग नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट को भी किसी भी कंडीशन में भंग नहीं किया जा सकता। राज्यों को वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल लगता है। यानी ये सबसे कठिन कंडीशन होगी देश की। ठीक, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनका प्रावधान पांचवी अनुसूची में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो छठी अनुसूची है इसमें स्वायत्त जिला परिषद की बात कही गई है, तो यानी पांचवी अनुसूची में ऐसा प्रावधान है जिसमें से इनके प्रशासन की बात कही गई है जनजातियों के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची के सभी राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत भी आते हैं।
जबकि इसका कारण दिया गया है कि दोनों अनुसूचियां एक ही प्रकार के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करती हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि पांचवी जो अनुसूची है इसमें जो क्षेत्र आते हैं तो इसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र नहीं आते, और जो ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो दोनों प्रकार के प्रशासनिक ढांचे की बात कही गई है, ये भी गलत की गई है, क्योंकि एक में स्वायत्त जिला परिषद की बात कही गई है कि स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा, और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की बात कही गई है पांचवी अनुसूची में। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छठी अनुसूची मुख्यतः किन क्षेत्रों से संबंधित है? ऑप्शन है सभी अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों से, केवल जम्मू कश्मीर से, पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजाति क्षेत्रों से, या केवल केंद्र शासित प्रदेशों से। तो हमने पीछे ये भी डिस्कस किया, जो छठी अनुसूची है वो कुछ क्षेत्रों से संबंधित है, वो भी पूर्वोत्तर भारत के, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ये चार ही हैं, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, छठी अनुसूची सिर्फ चार पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके सिर्फ चार राज्यों से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां हैं ये छठी अनुसूची में आती हैं। इनके अलावा कोई भी जो जनजातियां हैं वो सारी की सारी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कौन सी आती है? तो मेघालय, तो ये छठी अनुसूची में है। त्रिपुरा छठी अनुसूची में है। मिजोरम भी छठी अनुसूची में है। जो झारखंड के जनजातीय क्षेत्र हैं तो ये पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। है कूट के रूप में, तो जो कथन है कि जनजातीय सलाहकार परिषद केवल सलाह देती है, जबकि इसका कारण दिया गया है कि इसके निर्णय राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है जो कि छठवीं अनुसूची के तहत गठित की जाती है, 30 सदस्यीय समिति होती है, 30 सदस्यीय परिषद होती है। ये क्या कार्य करती है कि जो जनजातियों से संबंधित कार्य होते हैं उन पे सलाह देती है राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल को ये सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? क्या संसद के पास है? मतलब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार क्या संसद के पास है, क्या राज्यपाल के पास है, या राष्ट्रपति के, या सर्वोच्च न्यायालय के? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि जो इनका प्रशासन है और जो इनसे संबंधित कोई भी जो कानून लागू करना है कि नहीं करना है, इससे संबंधित शक्ति दिया गया है राज्यपाल को, लेकिन राष्ट्रपति इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल किस संस्था को रिपोर्ट भेजता है? काहे की रिपोर्ट? जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं इनसे संबंधित, संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय को, या नीति आयोग को? तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये लगभग हर वर्ष भेजी जाती है, जिसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति संसद के पास है, ये कथन है। इसका कारण दिया गया है कि राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा, हमने पीछे ये भी डिस्कस किया कि ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ना कि संसद के पास। ठीक, इसमें लिखा कि राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की सलाह पर कार्य करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार भी होता है, साथ साथ जो संसद है उसकी सलाह पर भी कार्य करते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कि जनजातीय सलाहकार परिषद किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत
जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजाति सलाहकार परिषद जो 5वीं अनुसूची के तहत गठित की जाती है, इसमें 20 सदस्य ही मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं 6ठी अनुसूची के तहत, वहां 30 सदस्य हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका कथन है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों का उद्देश्य जनजातीय हितों की रक्षा करना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। तो इसमें से 5वीं अनुसूची है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों को छोड़कर बाकी सभी जनजातियों के हितों के संरक्षण करने से संबंधित है। और जो 6ठी अनुसूची है इसमें भी जनजातियों के हितों का संरक्षण है, जिसमें से इन चारों राज्यों की जनजातियों से संबंधित है। ठीक है। इसका कारण दिया गया है कि दोनों अनुसूचियां समान प्रशासनिक संरचना प्रदान करती हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 5वीं अनुसूची है इसमें जनजाति सलाहकार परिषद की बात की गई है, जिसमें से 20 सदस्य होते हैं। और जो 6ठी अनुसूची है इसमें स्वायत्त जिला परिषदों की बात कही गई है, जिसमें से 30 सदस्य होते हैं, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और 26 वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। ये मतलब ये दूसरा जो है कारण, तो ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि असर्शन यानी कारण सही है और इसका जो मतलब कथन सही है, कारण गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5वीं अनुसूची के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है ये केवल पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है। ऑप्शन बी है स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था करती है। तीसरे ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और चौथा है इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। तो चौथा तो गलत हो जाएगा, राज्यपाल की इसमें भूमिका होती है। ये केवल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होती है, तो गलत है, क्योंकि 6ठी अनुसूची है जो केवल पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। अगला है ये स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वायत्त जिला परिषदों की बात भी कही गई है 6ठी अनुसूची में कि 30 सदस्यीय स्वायत्त जिला परिषद होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनको घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये हमने पीछे ही देखा है अभी। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदें जो हैं इनमें निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इनको प्राप्त है? क्या संविधान संशोधन की शक्ति है? तो ये तो प्राप्त नहीं है। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति, तो ये भी प्राप्त नहीं है इनको। उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है, यानी स्थानीय कानून बनाने की शक्ति इनको दी गई है जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं। इसमें से भूमि, वन, इससे संबंधित जो या कृषि भी हो गई, इससे संबंधित ये लोग कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त परिषदों को कुछ न्यायिक और विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, यह इसका कथन है। इसका जो कारण है कि इन परिषदों का उद्देश्य स्थानीय जनजाति स्वशासन को बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदें किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो 6ठी अनुसूची हमने देखा था कि कहां कहां पे है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार हर एक एग्जामों में रिपीट भी हुए हैं और 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरीके से ही पूछे जा रहे हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित। तो ये झारखंड में नहीं पाई जाती। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, 5वीं अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद और 6ठी अनुसूची जनजातीय सलाहकारी परिषद। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी सही है, राष्ट्रपति शासन भी सही है। जो जनजातीय स्वशासन है तो ये 5वीं अनुसूची में है, स्वायत्त जिला परिषद 6ठी अनुसूची में है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन की बात
किसमें की गई है, 358 में ये बात की गई है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन इसमें कंडीशन बताई गई है कि सिर्फ दो ही स्थिति है जिसमें से इसका निलंबन किया जा सकता है। पहला है युद्ध और दूसरा बाह्य आक्रमण। तो ये क्या है, युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल तो इसमें निलंबित किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल तो इसमें भी निलंबित किया जा सकता है। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल अगर लगता है तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 19 है स्वतः निलंबित नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। पहला है कि पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है और अनुच्छेद 355 में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है अनुच्छेद 356 में बात की गई है। 355 में किस चीज की बात की गई है कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि ये राज्यों की सुरक्षा करे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हम लोगों ने आपातकाल और ये अनुसूची और जनजाति क्षेत्र जो थे यानी पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, इससे संबंधित 40 एमसीक्यूज किया है तथा इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए तो सारे के सारे फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।